नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और आज सच की पड़ताल में हम देखेंगे क्या है चीन का सच, चीन और ताइवान का सच। क्यों चीन है फिर आक्रामक, क्यों चीन दावा करता है ताइवान पर। चीन एक बार फिर से आक्रामक है और उसने ताइवान को आसमान से, जमीन से और समंदर से चारों तरफ से घेर कर एक मिलिट्री ड्रिल की है। 3 दिन चली ये लाइव ड्रिल आज ही खत्म हुई है। चीन की इस आक्रामकता के पीछे है ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन का अमेरिका दौरा। वहां वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर केनेथ मैकग्राथ से मिलने के लिए गई। उनके ताइपे लौटते ही चीन ने ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी। लोकतांत्रिक सरकार वाले ताइवान को चीन अपना क्षेत्र मानता है और यहीं से शुरू होती है समस्या और बीजिंग इसे अपने अधीन लाने के लिए बल प्रयोग की धमकी देता रहता है। ताइवान चीन के दावे को खारिज करता है। लाइव ड्रिल खत्म होने पर चीन ने कहा है कि सेना युद्ध के लिए तैयार है और ताइवान की किसी भी अलगाववादी या स्वतंत्रता की कोशिश या बाहरी हस्तक्षेप को कुचलने के लिए सेना तैयार है। ये जो लाइव ड्रिल हुई है, इसमें बीजिंग ने ताइवान की घेराबंदी करके ताइवान के तमाम महत्वपूर्ण ठिकानों पर टारगेट स्ट्राइक का अभ्यास किया है। ईस्टर्न थिएटर कमांड ने वीचैट पर एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें ताइवान के उत्तरी आसमान में परमाणु हथियार छोड़ने की क्षमता रखने वाले H-6 बॉम्बर लाइव मिसाइल से लैस उड़ते हुए दिखाए गए हैं। 3 दिन की इस लाइव ड्रिल में चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर शानडोंग का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके डेक पर से फाइटर जेट उड़ते हुए दिखाए गए। आप ये देख रहे हैं, ये एनिमेशन जारी किया गया है ग्लोबल टाइम्स में, एक ट्वीट के जरिए ये दिखाया गया। और ये जो ड्रिल्स की गई हैं जहां पर ये शानडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस्तेमाल किए गए हैं, वो जापान के काफी करीब, जापान के ओकिनावा द्वीप के बहुत पास से भी किया गया, इसलिए जापान भी इस घटना पर नजर रखे हुए है। तो ये सिम्युलेटेड एनिमेशन है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे ताइवान से सीधे हमला होगा, माफ कीजिएगा, चीन से कैसे हमला होगा ताइवान पर, ताइवान के तमाम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर। ताइवान के मुताबिक रविवार को चीन के करीब 70 विमानों ने उसके करीब से उड़ान भरी है। इसी दौरान चीन के 11 जहाज भी देखे गए हैं और चीन के 45 विमानों ने ताइवान स्ट्रेट लाइन, जो अनाधिकारिक तौर पर ताइवान और चीन को बांटती है, उसे पार किया है। ताइवान को लेकर चीन पहले भी कई बार इसी तरह की आक्रामकता दिखा चुका है। बीते साल ही अमेरिका की तब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था, जिसे लेकर इस क्षेत्र में भारी तनाव था और चीन ने ऐसे ही ताइवान को घेरा था। नैन्सी पेलोसी वापस चली गई, लेकिन चीन वहीं डटा रहा और अपने सबसे आधुनिक विमानों से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक से युद्ध अभ्यास कर ताइवान को डराता रहा। ताइवान की सेना ने भी अभी जो एक्सरसाइज हुई है उसका जवाब दिया है और 542 आर्मर्ड ब्रिगेड ने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों और हमवीज के साथ ड्रिल की है। ऐसे समय में अमेरिका ने चीन को संयम बरतने की अपील की है और मिसाइल गाइडेड USS मिलियस को विवादित साउथ चाइना सी के रास्ते भेजा है। ये जो पूरा इलाका है, ताइवान स्ट्रेट है, चीन, ये पूरा इलाका है, ये बहुत ही व्यस्त शिपिंग रूट है। इसलिए यहां पर अगर तनाव बढ़ता है, इस इलाके में अगर तनाव बढ़ता है, तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इस समय जो चीन अपनी आक्रामकता दिखा रहा है, तो क्या एक नया फ्लैश पॉइंट हिंद प्रशांत क्षेत्र में ताइवान में खुलेगा? क्या यूक्रेन के बाद अब यहां दुनिया की बड़ी शक्तियां जमा होंगी? तो ये बड़े सवाल हैं। ऐसा होता है तो इस क्षेत्र के सभी देशों को इसका नतीजा भुगतना होगा। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल, चीन की वॉर ड्रिल, ताइवान की घेराबंदी क्या खामियाजा भुगतेगी दुनिया? आपके पास इसके लिए 3 विकल्प हैं, A हां, B नहीं और C कह नहीं सकते। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आपकी राय क्या है वो तो हम देखेंगे ब्रेक के बाद, पर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले तो मैं आपको मिला दूं मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच से, जो डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के, और अरुण मल्होत्रा हैं ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट। तो सब यहां पर जिस तरह का
तनाव बन रहा है और जो आक्रामकता चीन ने दिखाई है ताइवान को घेर कर, वो नया नहीं है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद भी हमने देखा कि जमीन, आसमान, समंदर, चारों तरफ से घेराबंदी हुई। अमेरिका यहां पर बार बार अपील भी करता है, वार्निंग देता है, लेकिन चीन का रुतबा और उसकी आक्रामकता जिस तरह से बढ़ी है, मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच, चीन इस बात पर कोई खास ध्यान देगा नहीं, बल्कि बार बार वो धमकी दे रहा है कि इसमें कोई फॉरेन इंटरफेरेंस होनी नहीं चाहिए। तो अब ये जो रुख दिख रहा है, क्या ये डर है कि यूक्रेन जहां पर पहले ही एक तनाव बना हुआ है और पूरी दुनिया उधर उलझी हुई है और उसका नतीजा भी भुगत रही है, ये एक नया फ्लैश पॉइंट यहां पर खुल सकता है? नगमा जी धन्यवाद। देखिए, फ्लैश पॉइंट तो ये जरूर बनेगा, अभी नहीं, आज नहीं बनेगा तो कल ये जरूर बनेगा, लेकिन इस समय पर मुझे लगता नहीं है कि कोई युद्ध की संभावना है। और इसका कारण सिर्फ एक है, मुझे नहीं लगता है कि चीन इस समय पर वो काबिलियत रखती है कि वो इस युद्ध को बहुत जल्दी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर समेट कर जीत या विजय हासिल कर ले। इसका कारण मैं सिर्फ छोटे शब्दों में ये बताना चाहता हूं। देखिए, ताइवान एक आइलैंड है और चीन वहां से 100 किलोमीटर से ऊपर है, दूरी पर है। तो अगर इसने ताइवान के ऊपर एक मिलिट्री तौर के ऊपर कब्जा करना है तो 2 ही तरीके होते हैं, या तो पैराशूट लैंडिंग करके ट्रूप्स करे या सीबॉर्न असॉल्ट की तरफ से। मुझे लगता है इस समय पर ताइवान के पास उतनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है कि वो चीन के वॉरशिप्स को दूर रखे और जो अगर वो पैराड्रॉप करने की कोशिश करे उसका भी मुकाबला करने के लिए मुझे लगता है ताइवान पूरी तरह से तैयार है। दूसरी बात, जिस प्रकार से रूस ने मार खाई है शुरुआत में यूक्रेन में, मुझे लगता है चीन ने यह सबक सीख लिया है कि आजकल के टेक्नोलॉजी के जमाने में इस प्रकार के युद्ध जल्दी जीतना नामुमकिन है। मेरे अपने सोच विचार से चीन इस प्रकार की धमकियां देता रहेगा, डराता रहेगा और वो कोशिश करेगा ताइवान के अंदर एक हुकूमत बदली करने की, एक रेजीम चेंज जिसको कहते हैं, जिससे कि केएमटी की सरकार उधर आ जाए और वो खुद ब खुद कहे कि हम चीन के साथ मिलने वाले हैं। अगर युद्ध होता है तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि चीन की जीत होगी। मुझे लगता है चीन इसमें हार भी सकता है। नगमा जी, मेजर जनरल कटोच, जो आपने बात की कि वो तख्ता पलट की कोशिश कर सकता है और ऐसी सरकार आ सकती है जो सहानुभूति रखती है चीन की तरफ। चीन और ताइवान के बीच जो तनाव है वो 70 साल से चल रहा है। हम ये जानते हैं 1945 और 49 में चीन में गृह युद्ध हुआ था और उसके बाद ये जो 2 खेमे में यहाँ पर सत्ता एक तरह से बटी हुई थी। माओ से तुंग की अगुवाई में कम्युनिस्ट थे, दूसरी तरफ चांग काई शेक थे। उसके बाद से जब ये ताइवान चले गए और तब से ही चीन को ये लगता है कि ताइवान पर उनका कब्जा है, पर ताइवान में एक लोकतंत्र है, ताइवान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या इस तरह की कोई संभावना दिखती है कि वहां पर कोई फूट है और ऐसी सरकार भी आ सकती है जो चीन के तरफदारी करे? देखिए, जब मैंने कई बार मैं ताइवान गया हूं, वो इलाका देखा है मैंने, और एक चीज बिल्कुल साफ नजर आती है, लोगों में वो लोकतंत्र है, वो अपने आप को देश समझते हैं और वो लड़ने के लिए तैयार होंगे। तो इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी चीन की तरफ से अगर वो इसको हड़प करना चाहता है इसको ताइवान को, तो मुझे नहीं लगता है कि वो मिलिटरीली उसमें विजय पा सके। पर चीन जो बार बार ये आक्रामकता दिखाता है, फिर उसका मकसद ये सिर्फ है कि हम संदेश दें, अमेरिका को संदेश दें, जो आसपास इस क्षेत्र के जो दूसरे देश हैं उनको संदेश दें कि किसी भी तरह की कोई भी दखल अंदाजी चीन वहां बर्दाश्त नहीं करेगा। आप कह रहे हैं कि कोई युद्ध का उसकी नियत नहीं है, लेकिन वो एक सिग्नलिंग कर रहा है, पोस्चरिंग कर रहा है वहां पे। हाँ जी, हाँ, मैं यही कह रहा हूं। लेकिन एक आखिरी बात इसमें यह कहना चाहता हूं, देखिए, जब इस प्रकार की पोस्चरिंग होती है तो गलती कहीं से भी हो सकती है, और एक बार जब फायरिंग शुरू हो जाए, और हो सकता है कि उनके जो वॉरशिप्स है, ताइवान ने 2-3 वॉरशिप्स गिरा दिए, 5-6 उनके फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिए, तब तो फिर ये युद्ध फिर बहुत आगे तक चलेगी और इसको फिर शांत कराने में मैं समझता हूं बहुत मुश्किल काम होगा। तो एक बार जब इस प्रकार के टेंशन होते हैं तो प्रार्थना तो हम यही कह सकते हैं कि ये लोकली रिजॉल्व हो जाए, लेकिन हकीकत क्या होती है जमीन के ऊपर, इसका हम आगे बोल नहीं सकेंगे।
इसका क्या असर, अभी ये जो तनाव है, आप क्या असर देखते हैं इस पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में? यहाँ पर जापान के बहुत पास, ओकिनावा के बिल्कुल पास में ही इन्होंने ये ड्रिल किया, तो जापान भी इस पर नजर लगाए हुए है। भारत पर असर पड़ता है, यहाँ पर किसी तरह का तनाव होता है तो ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र, अमेरिका की इसमें दखल अंदाजी तो है ही। हमने देखा कि अमेरिका ने भी कैसे अपने युद्धपोत वहाँ तैनात किए हुए रखे हुए हैं। तो कई देश हैं इस रीजन के जो इससे प्रभावित होते हैं। किस तरह का असर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इस इलाके में दिखता है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। जहां तक खास करके मैं कहता हूं, दो देशों को बहुत फर्क पड़ेगा। एक तो है जापान और दूसरा है साउथ कोरिया। और अगर चीन इसमें सफल हो जाता है तो पूरे आसियान कंट्रीज के ऊपर वो प्रभावित हो जाएंगे। और एक तरफ से साउथ चाइना सी को और ईस्ट चाइना सी को वो बोलेंगे कि ये चीन के वाटरवेज हैं। लेकिन यही तो बात हो रही है कि भारत ने भी इसको अपोज किया है और कंसिस्टेंटली भारत ने जब क्वाड ज्वाइन किया था तो एक ही मकसद पर ज्वाइन किया था। और प्रधानमंत्री के कई बार ये स्टेटमेंट्स आ चुके हैं कि हमको फ्री एंड ओपन नेविगेशन चाहिए वाटरवेज पे ऊपर, ओशंस के ऊपर। तो ये फ्री एंड ओपन नेविगेशन चीन रोकना चाहता है और यहां पर जाके हमारे डिफरेंसेस चीन के साथ शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं समझता हूं ये अगर चीन सफल हो जाता है तो पूरे इलाके के लिए, जापान के लिए, कोरिया के लिए और तमाम आसियान देशों के लिए एक खतरा पैदा हो जाएगा। और उसके बाद चीन को एक एक्सेस मिल जाती है पैसिफिक थिएटर के ऊपर। और ये मैं समझता हूं अमेरिका को भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक चैलेंज और खतरा पैदा हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात एक कही कि अगर जो पोस्चरिंग ही है, सिग्नलिंग ही सही, लेकिन ऐसे में कई तरह के हादसे भी कई बार होते हैं और लगातार इस क्षेत्र में एक तनाव अगर होगा तो इससे असर पड़ता है। यहाँ पे ये बहुत ही व्यस्त शिपिंग रूट भी है, ये जो पूरा क्षेत्र है। तो अरुण मल्होत्रा, आप ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये इलाका जो है एक काफ़ी व्यस्त कारोबारी इलाका है। और अगर हम ताइवान की अहमियत को देखें तो सेमीकंडक्टर, ग्लोबल सेमीकंडक्टर ट्रेड की वैल्यू के हिसाब से 1.7 ट्रिलियन डॉलर इसकी ये जो वैल्यू है इसका, तो इसकी जो हिस्सेदारी है वहाँ पर वो काफ़ी बड़ी है पूरी ग्लोबल सेमीकंडक्टर ट्रेड में, लगभग 20%। यहाँ पर किसी तरह का तनाव, जब नैन्सी पेलोसी के दौरे के समय भी यहाँ तनाव हुआ तो ये काफी चर्चा हुई थी कि क्या असर डालता है तमाम इंडस्ट्री पे। आजकल सेमीकंडक्टर की जरूरत तमाम क्षेत्रों में है, चाहे वो एआई हो, दूसरी चीजें हो, तो ये एक डर बना रहता है यहाँ पर किसी भी तरह के तनाव से। नगमा, आपने ठीक कहा। जैसे कटोच साहब तो कम से कम जो क्षेत्र में जो वॉर टेक्नोलॉजी हो रही है उसके बारे में उन्होंने कहा। लेकिन जहां तक ट्रेड की बात है, मेरे देखना ये है कई सालों से कि राजनीति पोस्चरिंग होती रहती है पर साथ में व्यापार भी चलता रहता है। अगर युद्ध हो जाए तो अलग बात है। जहां तक आप ताइवान का महत्व कहते हैं, ताइवान का महत्व केवल सेमीकंडक्टर तक नहीं है, सेंसर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजाइन डेवलपमेंट है। सबसे वर्ल्ड का डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर ताइवान उभर कर आया है और काफी कंपनीज हिंदुस्तान में डायरेक्टली ताइवान से ट्रेड करती है। तो अगर कहीं ये सप्लाई चेन डिस्टरप्ट होता है तो इसका बहुत बुरा असर इंडियन इंडस्ट्री पे होता है, न केवल ऑटो इंडस्ट्री पे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पे भी, व्हाइट गुड्स पे भी, फार्मा पे भी। और हमने जब देखा है पिछले दिनों में, जब पिछले 3-4 साल में, पहले एक कोविड का प्रकोप था, फिर यूक्रेन वॉर का था, इससे हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ा है। बिकॉज आजकल जो वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी है, प्रोडक्शन है, वो इंटरलिंक्ड है। वो कहना बिल्कुल ठीक है कि हमें हिंदुस्तान में कहते हैं कि मेड इन इंडिया हमें करना चाहिए और शुरुआत भी अच्छी हुई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव आया है, सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन दिल्ली अभी दूर है। तो इस लिहाज से यदि वैसे हमने देखा है जैसे चीन के मामले में, हम चीन के बारे में पोस्टिंग जो भी चलती रहे, लेकिन जो ट्रेड है की कंपोनेंट्स का वो कभी रुका नहीं है। टिकटॉक रुक जाता है, ट्रेड नहीं रुकता है। तो जब तक युद्ध होता है तो उसमें फिर हालत अलग हो जाती है या फिर सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है, पर जब तक युद्ध ना होता है पोस्चरिंग चलती रहती है, सप्लाई चेन चलती रहती है। पर अगर युद्ध हो जाए तो भारत की इकोनॉमी पर, क्योंकि सारी भारत की मेन इंडस्ट्रीज जैसे ऑटो इंडस्ट्री है, 50% मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी ऑटो इंडस्ट्री से आता है, फार्मा हम वर्ल्ड में लीडर बने हैं, पर बेस मटेरियल चाइना से आता है, तो उसलिए चिंता का विषय हो सकता है। तो उस पर हमें अपनी नजर रखनी पड़ेगी।
बिल्कुल, दोनों देशों के बीच खास करके जो भारत और ताइवान के बीच भी व्यापार है वो लगातार बढ़ा है। 2021-22 में ही ये व्यापार जो है वो काफी बढ़ा है और भारत वहां पर से इलेक्ट्रिक मशीनरी, प्लास्टिक, स्टील, तमाम तरह की चीजें जो है वो ताइवान से मंगाता है। तो ताइवान की जो अहमियत, छोटा सा देश है पर अहमियत बहुत बड़ी है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर कैपेसिटी में ताइवान की हिस्सेदारी जो है वो 20% है। तो इस इलाके में किसी भी तरह का तनाव जो है इस पूरे क्षेत्र को ही नहीं बल्कि दुनिया के और दूसरे देशों को भी डिस्टर्ब करेगा। जैसा कि रशिया यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ तो यह अंदाजा नहीं था कि इतनी दूर दूर तक उसका असर देखा जाएगा, पर वो हो रहा है। तो ये तो काफी पास में है। धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि ये यहाँ पर किसी भी तरह का तनाव कितना खतरनाक हो सकता है। सच की पड़ताल में इस वक्त एक ब्रेक लेंगे हम और उसके बाद जो सवाल हमने आज पूछा उस पर आपकी राय क्या है दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। सच की पड़ताल में आज हमने सवाल ये पूछा था कि चीन की वॉर ड्रिल, ताइवान की घेराबंदी, क्या खामियाजा भुगतेगी दुनिया। आज इसमें हमें लगभग 6000 के जवाब आए हैं, जिसमें से 78% लोगों का कहना है कि इसका असर दुनिया के कई देशों पे पड़ेगा, जबकि 17% लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और 5% वो भी लोग हैं जिनका जवाब है कि वो इस पर कोई राय नहीं रखते हैं। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।